आज से शुरू करेंगे अपन फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार। पहले समझेंगे मूल अधिकारों का इतिहास और मूल अधिकार होते क्या हैं। दो तीन बातें मूल अधिकार को समझने के लिए अपन दो तीन मुद्दों पे विशेष बात करेंगे। पहले सबसे पहले समझेंगे कि क्या है ये, फिर दूसरा हिस्सा समझेंगे अपन इसका इतिहास। अभी समझ लो, बाकी सारी चीजें लिखवा दूंगा मैं, और इसके साथ समझेंगे इसका अर्थ क्या है। ये चीजें समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार, आज आप पढ़ रहे हो ये आपका अधिकार है, आप नहीं पढ़ रहे हो ये भी आपका अधिकार है, आपकी इच्छा है नहीं पढ़ना है मतलब भाई मेरा अधिकार है। देखो दो चीजें हैं, आपसे कैसे भी सवाल पूछेंगे। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। कोई व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है तो भी उसका अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नहीं पढ़ना कोई नहीं रोकेगा, है कि नहीं है, दोनों बातें हैं। अब आप देखेंगे कि मूल अधिकार क्या है। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं कि जो सरकारी तंत्र है हमारा, सरकार है, कानून है, नियम है, इतने सारे जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये सरकारी तंत्र किसी नागरिक या किसी व्यक्ति, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, नागरिक और व्यक्ति में डिफरेंस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आज व्यक्ति की परिभाषा भी थोड़ी दूसरी देखने को मिलेगी आप, क्योंकि व्यक्ति में कुछ नई चीज़ें अपन शामिल करेंगे। क्या है हम बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि मूल अधिकार क्या है। जो सरकारी तंत्र होता है, अगर वो सरकारी तंत्र आप लोगों के मतलब व्यक्ति या नागरिकों के जो बातें हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका कहीं अगर हनन कर दे तो उन हनन से रक्षा करने का काम करता है कौन, आपका मूल अधिकार। मैं आपको मारूं, मैं अगर आपको मारूं तो आप मेरी शिकायत करेंगे पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस किस लिए है, आपकी रक्षा के लिए। कहने का मतलब जैसे आपकी रक्षा के लिए पुलिस बैठी है, ऐसे ही आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बना के रखा, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, संविधान ने बना के रखा है क्या आपके लिए, मूल अधिकार। मैं सीधे सीधे एक ही भाषा में कह सकता हूं कि मूल अधिकार एक ही समय में क्या होता है, सरकारी तंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सीधे सीधे शब्दों में मूल अधिकार सरकारी तंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। एक बात तो मैंने सीधा एक डेफिनेशन में लिखला कि ये स्वतंत्रता का ही काम करेगा, स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किससे, सरकारी तंत्र से, सरकारी तंत्र से। अब इसको एक और अपन समझेंगे दूसरे माध्यम से। तुम गए डीएम ऑफिस और डीएम ऑफिस में तुमको घुसने भी नहीं दिए, तो वो तो सरकारी तंत्र है, पर तुम नहीं गए, अपनी शिकायत दर्ज करने नहीं जा पाए, पुलिस स्टेशन भी नहीं जा पाए, तो तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे जो अधिकार था उसका हनन हो गया। अब आप जाके वहाँ पे अगर कोर्ट में जाओगे तो आप एक ही बात बता के जाओगे कि मेरा मूल अधिकार था, मेरा तो सूचना का भी अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है कि मैं हर सरकारी दफ्तर में जा सकता हूँ, हर चीज़ अधिकार है, उसके बाद भी मुझे क्या किया, नहीं जाने दिया। तो चूंकि ये लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी सरकारी तंत्र आपके साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। तो कुल मिला के ये सरकारी तंत्र की तानाशाही से रक्षा करने का काम करते हैं कौन, मूल अधिकार। सीधी भाषा में आप एक से कर सकते हैं। दूसरा, हमने देखा कि एक ही समय में शासकीय तंत्र से या सरकारी तंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है कौन, मूल अधिकार। परंतु उसी समय सरकारी तंत्र के माध्यम से, सरकारी तंत्र के द्वारा या सरकारी तंत्र के माध्यम से स्वतंत्रता को सीमित भी करता है, स्वतंत्रता को सीमित भी करता है। कैसे, तुमको स्वतंत्रता है बोलने के अधिकार, डीएम ऑफिस में तेरी मेरी प्रेम कहानी वाली गाली देने लगे तुम, क्या है, स्वतंत्रता तो थी बोलने की, परंतु अगर आप कुछ भी बुरा भला बोलोगे तो दो पुलिस वाले आएंगे, पकड़ेंगे और उठा के तुमको लेके चले जाएंगे। तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारे अधिकार हैं, परंतु उन अधिकारों का तुम दुरुपयोग ना करो तो उस पर कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, सरकारी तंत्र। और ये सरकारी तंत्र को पावर देता है कौन, मूल अधिकार।
कि सरकारी तंत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तो होती ही है मूल अधिकार के माध्यम से, परंतु मूल अधिकार के कारण ही सरकारी तंत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित या नियंत्रित भी किया जा सकता है। ये कहता है आपका मूल अधिकार। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए। दो बातें हैं मूल अधिकार की कि सरकारी तंत्र से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, साथ ही साथ उसी समय सरकारी तंत्र के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी करेगा। ऐसे सारे अधिकार कहलाएंगे आपके क्या? मूल अधिकार। आया समझ में? चलो इसको लिख लीजिए, पहले परिभाषा लिख लीजिए। पहले लिखेंगे मूल अधिकार की परिभाषा। पेपर में 3 नंबर में आएगा, इसलिए छोटी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है अपने लिए। ठीक है, मूल अधिकार क्या है ये पेपर में आते हैं। इसमें लिखेंगे मूल अधिकार एक ही समय पर, मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी करते हैं। सीमित भी करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। देखो अब हम पॉलिटी को थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे। अभी तक तो आपने चीज़ें पढ़ के रखे हुए थे, अब चीज़ें समझने वाली ज़्यादा है, लिखने वाली कम परंतु समझने वाली ज़्यादा है। एक बार समझ लोगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ज़्यादा। अब ये दोनों बातें आपने देखी, दोनों चीज़ें की गई, परंतु ऐसा किया क्यों गया? क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि एक हिस्से में है सरकारी तंत्र, एक हिस्से में है नागरिक या व्यक्ति। इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए हमने बनाए क्या? मूल अधिकार। इससे क्या होगा? अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा तो सरकारी तंत्र की अवहेलना होगी, अगर ये इनकी स्वतंत्रता को खत्म करेगा सरकारी तंत्र तो हमारी सरकार की अवहेलना होगी। कुल मिला के बात तो यही है। तो मूल अधिकार इन दोनों के बीच में क्या करेगा? तालमेल बिठाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति और सरकार या सरकारी तंत्र के बीच में सामंजस्य या तालमेल बिठाने के लिए इन अधिकारों का उपयोग किया जाता है और ऐसा करने पे हमारे देश में राष्ट्रहित होगा, देश का विकास भी होगा, हर एक चीज एक लेवल पे होगी। लिख सकते हैं, तो इसी के साथ लिख लीजिए। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य, राज्य मतलब देश का मतलब है यहां पे, है ना, व्यक्ति और राज्य के बीच तालमेल स्थापित कर या सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करता है। राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक, ये था मूल अधिकार। क्या है ये आपने देखा। अब आ जाइए इसके इतिहास में, छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। इतिहास अगर देखें तो मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई है ये हमें पता होना चाहिए। ब्रिटेन सबसे बड़ा देश है एक उस समय का, ब्रिटेन। याद रखेंगे मूल अधिकार की शुरुआत अमेरिका से नहीं हुई है, मूल अधिकारों की शुरुआत हुई है ब्रिटेन से ही। कहानी थोड़ी सी समझेंगे इतिहास की। सन था 1215 ईस्वी का। इस समय ब्रिटेन के राजा थे सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ये इस समय यहाँ के सम्राट थे। पहली बार विश्व में मूल अधिकारों को लेके इन्होंने एक हस्ताक्षर पत्र जारी किया। हस्ताक्षर पत्र का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी दिन आपको लगा कि सर अपनी कोचिंग में ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, आपने लिख के दे दिया। लिख के दे दिया तो मैंने कहा ठीक है विचार करेंगे, मैंने उसमें साइन कर दिया और आपको दे दिया कि ठीक है हम विचार करेंगे। अगर मैंने साइन कर दिया तो मतलब मेरी क्या हो गई, उसमें सहमति हो गई। हस्ताक्षर कर दिया मतलब सहमति हो गई। आप जब कभी भी
फीस देने जाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है सील सिग्नेचर के साथ। क्या है वो? सहमति है कि हाँ आपने मुझे पैसे दे दिए हैं, मैं आपको महीने भर पढ़ाऊंगा, ये एक सहमति है। ऐसे ही 1215 में सम्राट जॉन ने एक हस्ताक्षर किया एक दस्तावेज में, और उस दस्तावेज में पहली बार ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार बताए गए कि एक नागरिक के पास, प्रॉपर ब्रिटेन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं, प्रॉपर ब्रिटेन के लिए उन्होंने ये बताया कि एक नागरिक के पास, ब्रिटेन के नागरिक के पास घूमने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया इधर जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ऐसे बहुत सारे अधिकार उन्होंने बताए और हस्ताक्षर करके उसको 1215 में प्रकाशित कर दिए। तो याद रखेंगे, मूल अधिकार से संबंधित ब्रिटेन में सम्राट जॉन के द्वारा जारी किया गया ये पत्र, जिसे हम अधिकार पत्र के नाम से जानेंगे, ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया था। ये पहला दस्तावेज था, ये फर्स्ट है। 1215 में सम्राट जॉन के द्वारा एक हस्ताक्षरित दस्तावेज जारी किया गया, और इस जारी दस्तावेज में ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की बात कही गई। यही अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। यही है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र, पहली बार। अब 1215 का समय हो गया, इसके बाद बहुत सारे सम्राट आए गए, समय समय पे हर व्यक्ति ने अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें करी। ऐसा ही समय आएगा आपका 1689 ईस्वी का। 1689 ईस्वी में इन्होंने अलग अलग समय पे जितने सम्राट हुए उन लोगों ने क्या क्या अधिकार दिए लोगों को, उन सभी अधिकारों को उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, बड़ा सा दस्तावेज बनाया। और उन्होंने कहा अच्छा सम्राट जॉन ने ये दिया था, इसमें लिख दिए, अच्छा इसने ये दिया था ये, अच्छा इसने ये दिया था ये, ऐसे पूरे अधिकार उन्होंने लिखा और उसको एक संकलित कर दिया, बाइंडिंग करा दिया, मान के चलो बाइंडिंग करा दिया। और 1689 ईस्वी में उन्होंने उस दस्तावेज को जारी कर दिया। उसमें जितने अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन के नागरिकों को अलग अलग समय में अलग अलग राजा के द्वारा, अलग अलग सम्राट के द्वारा, उन सभी अधिकारों का वह संकलन था, एक प्रकार से सब उसमें समावेश थे। और वह दस्तावेज जारी किया गया 1689 में। इसी दस्तावेज को कहा गया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, यही है बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स अलग है, वो शुरुआत के 10 संविधान संशोधन कहलाते हैं। ये है आपका क्या 1689 में बिल ऑफ राइट्स। ये भी किसके लिए जारी किया गया था? ब्रिटेन के नागरिकों के लिए, और ब्रिटेन में ही नागरिक किया। तो शुरुआत हुई थी मूल अधिकारों की यहाँ से पहली बार। इसके बाद आप चलेंगे तो ऐसी ही एक जगह आपको देखने को मिलेगा 1789 ईस्वी में फ्रांस में। इसी समय एक क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, आप जानते हैं। और इस समय फ्रांस के जो राजा थे, उस समय के जो शासक थे, उनका नाम था लुई 16। उनका नाम तो 16, नाम तो लुई था, परंतु 16वें नंबर के थे, इसलिए उनका नाम था लुई 16। फ्रांस, अरे हाँ तुमको लग रहा होगा वो 16वें नंबर के थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 11वां, ऐसे नाम चलते थे वहाँ पे। तुम्हारे हिंदुस्तान में भी चले हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त चतुर्थ, चंद्रगुप्त, ऐसे चलते हैं, ऐसे यहाँ पे भी था। तो फ्रांस के सम्राट का नाम था लुई, चूंकि 16वें नंबर के थे तो नाम हो गया उनका क्या, लुई 16। 1789 के समय में, अच्छा एक बात फ्रांस की सबसे अच्छी है, तुम पूरे वर्ल्ड में जाना और एक बार फ्रांस जाना, तो फ्रांस में जो व्यक्ति मिलेंगे ना उनकी बात ही अलग है, बड़े समझदार। ब्रिटेन में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका में भी तुम देखना आजकल बड़ी वो चलती है, वहाँ पे दंगे वंगे भड़कते हैं, ब्रिटेन में भी भड़कते हैं, लोग जरा जरा सी बातों में रोड में आ जाते हैं। फ्रांस में तुमको देखने को नहीं मिलेगा। समझदार प्राणी थे, आज से नहीं बहुत पहले से। तभी तो हमारे भारत में भी उन्होंने ऐसे ऐसे क्षेत्रों पे राज करके गए हैं जो आज सबसे विकसित क्षेत्र हैं। आज गोवा को देख लो, आज आप भी, पुर्तगाल फ्रांसों का था। पांडिचेरी को देख लो आप, दमन द्वीप को देख लो, यहाँ पे तुम खुद पैसा खर्च करके घूमने के लिए जाते हो नहीं जाते। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ, ये लुई 16 थोड़ा सा तानाशाह टाइप का व्यक्ति था। इसने फ्रांस के जितने नागरिक थे उनके मूल अधिकारों का कर दिया इसने हनन, तानाशाहीगिरी करने लगे। जैसे आज की वर्तमान की कंडीशन में देखें तो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग हैं, उनको देखा आपने, मन मर्जी कर सकते। उन्होंने कहा कि भैया मैं अपने ही देश में मिसाइल गिराऊंगा, तो गिरा भी सकता है, वो कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही काम करते थे ये लुई 16। तो यहाँ की जनता चूंकि समझदार थी, अपने अधिकारों के बारे में जानती थी, समझती थी, तो इन्होंने 1789 के समय में अपने ही सम्राट लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दिया, टांग दिए फांसी पे।
अब जब जैसे ही फांसी पर टांगे तो जितने सम्राट होंगे अब वो डर गए, तो इन्होंने भी 1789 में फ्रांस की जनता को क्या दिए, फिर अगले वाले जितने भी राजा होंगे सब ने क्या दे दिए, मूल अधिकार दे दिए कि भैया तुम्हारे यही अधिकार होंगे, तुम्हारे ये अधिकार छीनेंगे नहीं। सेम टू सेम इसी समय में आप जानते हो 1789 के समय में ही अमेरिका ने अपने संविधान को अपना लिया था, ठीक है। और 1789 के बाद 1792 के टाइम पीरियड में, जस्ट 4 साल बाद 91-92 के टाइम पीरियड में इसने भी अपने संविधान में कुछ अधिकारों का उल्लेख किया जिसे इसने नाम दिया मूल अधिकार। क्या नाम दिया इसने, मूल अधिकार। तो नाम देने वाला व्यक्ति है अमेरिका, और इसने जब संविधान बनाया तो आप जानते हो 1787 में इसने 17 सितंबर 1787 में पहली बार इन्होंने अपने संविधान को क्या किया था, अपनाया। और 1789 में इन्होंने 4 मार्च 1789 को इन्होंने क्या किया था, अपना लागू कर दिया था संविधान को। जब लागू कर दिए तो बहुत सारी गलतियां हो गई इनसे, अधिकार नहीं दे पाए, तो इन्होंने 1791-92 के टाइम पीरियड में इन्होंने कुछ संशोधन करे। शुरुआती दौर में ही इन्होंने 10 संशोधन कर चुके थे, शुरुआती दौर में ही। शुरुआत के 10 संशोधन करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, अपने संविधान में संशोधन करे, शुरुआत के 10 संशोधन। और इन्हीं 10 संशोधन के माध्यम से इन्होंने अपने संविधान में मूल अधिकार का जिक्र किया और अमेरिका की सारे नागरिकों को इन्होंने दिया मूल अधिकार। यही शुरुआत के 10 संशोधन कहलाते हैं बिल ऑफ राइट्स। ये था हमारे यहाँ का इतिहास, मतलब मूल अधिकार का इतिहास। तो शुरुआत देखेंगे 1215 में सम्राट जॉन के द्वारा हुई। तो मूल अधिकार सबसे पहली बार कहाँ पे आया, ब्रिटेन में, अमेरिका में नहीं। तुम डेट भी देख सकते हो। सम्राट जॉन ने जो अधिकार पत्र जारी करा उसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। उसके बाद हस्ताक्षर पत्र जो पहली बार था तो पहला दस्तावेज था। 1689 में फिर एक और बिल ऑफ राइट्स बनाया गया। इसमें अलग अलग समय पे ब्रिटेन के सम्राटों के द्वारा दिए गए अधिकारों का संकलन था जिसे प्रकाशित किया गया। ऐसे ही 1789 में फ्रांस की जनता ने भी अपने मूल अधिकार के लिए क्या किया, हड़ताल की और लुई सोलवा को फांसी में चढ़ा के अपने मूल अधिकार ले लिए। और 1789 से लेकर 1792 के दौरान में भी अमेरिका ने अपने नागरिकों को दिया। हमारे भारत की बात करें तो भारत में पहली बार मूल अधिकारों की मांग की गई 1895 के संविधान विधेयक में। संविधान विधेयक जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेश किया गया था। आप जानते हो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और कांग्रेस की स्थापना के बाद उस समय ब्रिटेन के सम्राट लोग भी हमारे यहाँ होते थे, मतलब गवर्नर वगैरह होते थे। उन्हीं सम्राटों के सामने इन्होंने 1895 में एक विधेयक लेके आए। उस विधेयक का नाम था संविधान विधेयक। इसी का नया नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक पीटी में, ये यूपी पीसीएस यूपीएससी में कई बार आता है ये क्वेश्चन। भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले किस विधेयक के माध्यम से की गई, तो ऑप्शन आएगा स्वराज विधेयक। किसने की थी ये बिल, किसने पेश किया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पेश किया गया था और इसके माध्यम से इन्होंने भारत में मूल अधिकारों की मांग की। न केवल 1895 में, इसके बाद आप जैसे ही देखेंगे तो 1917-18 के समय में भी कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में मूल अधिकार की मांग की। ऐसे ही आप देखेंगे 1925 के समय में आपने एक महिला का नाम सुना होगा जिसका नाम है एनी बेसेंट। आयरलैंड की एक महिला थी जो भारत में थी। और आप जानते हो मैंने एक नागरिकता के समय आपको एक प्रावधान बताया था, प्राकृतिक तरीके से कुछ खास व्यक्ति जिनको हम भारत की नागरिकता दे सकते थे। तो एनी बेसेंट भी ऐसी ही महिला थी जो भारत में रहते हुए नागरिक बन गई थी, क्योंकि वो एक खास प्रकार की प्राणी थी। इस 1925 के समय में एनी बेसेंट ने भी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ये सारे के सारे फैक्ट आपको पीटी में पूछेंगे। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार की मांग की। जस्ट 3 साल बाद आप देखोगे तो 1928 में आपने देखा था कि नेहरू रिपोर्ट आई थी। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश किया था। इसी नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। एक और टाइम पीरियड देखेंगे आप 1930 से लेके 1933 के बीच में, 1930, 1931 और 1932, ये 3 ऐसे साल हैं जिससे सवाल भी आपके आएंगे, क्योंकि इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपको तो यहीं गोलमेज करवाऊंगा मैं। गोलमेज मतलब गोल, मेज मतलब टेबल, गोल टेबल में बैठ के आपस में चर्चा करना कहलाता है गोलमेज सम्मेलन। होता था लंदन में।
1931 का मात्र एक लौता ऐसा गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। ये सवाल में आता है, निम्न में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने सम्मिलित हुए या भाग लिया था? तो वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। तो 1931 के समय में भी महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से मूल अधिकारों की क्या की? मांग की थी। ऐसी मांग लगातार हमारे भारत में मूल अधिकारों को लेकर चलती रही। जब आप जानते हो 1931 हो गया तो 1934 में ब्रिटेन ने जो संसदीय समिति हुई वहाँ पे इन सभी मांगों को सिरे से ख़त्म कर दिया। और आप जानते हो 1935 में एक अधिनियम आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उस 1935 अधिनियम में इन्होंने मूल अधिकार के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, साफ मना कर दिए। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि ब्रिटेन के जो सम्राट थे, जो हमारे राजा महाराजा के रूप में काम करते थे, उनने भारत के नागरिकों को मूल अधिकार देने से क्या कर दिया? साफ मना कर दिया। जब देश आज़ाद हो गया और देश आज़ाद होने के बाद आप जानते हो हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा के माध्यम से। इसी संविधान सभा में मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हित के लिए, उनके संबंध के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने थे वल्लभ भाई पटेल। परामर्श नहीं, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की समिति। परामर्श मतलब सहायता करने के लिए। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जो समिति का नाम था मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की समिति। इन्हीं वल्लभ भाई पटेल की हेल्प करने के लिए, इन्हीं मूल अधिकार को लेके एक उप समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? जेपी कृपलानी। ठीक है, जेपी कृपलानी नहीं थे क्या? जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में ही एक और समिति बनाई गई, उप समिति, जो मूल अधिकार की समिति थी। तो कुल मिला के भारत में हम देखें तो शुरुआत हुई थी आपकी कहाँ से? देखिए 1895 से स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मांग किया। ये पूरी कहानी ऐसे याद कर लेना सब लोग। फिर उसके बाद 1917 में कांग्रेस ने इसकी मांग की, कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों के माध्यम से इसमें मांग की। 1925 में एनी बेसेंट के माध्यम से इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के द्वारा इन्होंने मूल अधिकार की मांग की। 1928 में नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है ये, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इन्होंने मूल अधिकार की मांग की। 1931 में महात्मा गांधी ने भी क्या किया? गोलमेज सम्मेलन में मांग की। परंतु 1934 में जो ब्रिटेन में संसदीय समिति बैठी, संसदीय समिति, इस संसदीय समिति ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें मूल अधिकार के बारे में कोई जिक्र नहीं था। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा में कुछ बहुत बड़ी बड़ी समितियाँ बनाई गई थी, जिसमें से एक समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित, जिसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं वल्लभ भाई पटेल की हेल्प करने के लिए एक उप समिति बनाई गई थी जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में। उस उप समिति का नाम था मूल अधिकार से संबंधित एक उप समिति। इन्हीं दोनों समितियों के सिफारिश पर, इन्हीं दोनों समितियों की सिफारिश या परामर्श पर हमारे भारत के संविधान में भाग क्रमांक 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक जिक्र किया गया, जिसका नाम दिया गया मूल अधिकार। इन्हीं की सिफारिश पर बनाया गया। ठीक है, ये थे आपके मूल अधिकार की पूरा इतिहास कि हमारे भारत में मूल अधिकार कैसे कैसे शामिल किए गए और कब कब लेके आए। ठीक, फटाफट निकालो कॉपी पुस्तक अपनी और लिखना चालू करो। पहले लिखेंगे मूल अधिकारों का इतिहास। पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे, बुलेट पॉइंट बना के। नंबर पहले पॉइंट में लिखेंगे मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा
ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र, ब्रैकेट में लिख लेंगे मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज था। मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज था। पॉइंट नंबर दूसरा, 1689 ईस्वी में एक लिखित प्रमुख दस्तावेज जारी किया गया जिसमें मूल अधिकारों का संकलन था, जिसमें मूल अधिकारों का संकलन था। इसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। पॉइंट नंबर तीसरा, 1789 ईस्वी में क्यों? तुम दोनों बताओ, दोनों नहीं तीनों बताओ, कोई बोलना नहीं रहे। 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? तुम बताओ। 69 में बड़ा क्या है? क्या बड़ा है? क्या बड़ा है? 78, 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? पक्का सोच के बोलना। 69 क्यों नहीं बढ़ा? चलो देखो, ये इस कोचिंग की अग्नि परीक्षा है एक, जिसको यहाँ पे रहना है उसको सबसे पहले तो सवाल का जवाब देना पड़ता है। ठीक, चलो थोड़ा सा लिख लो, फिर एक और सवाल पूछूंगा। कौन सा पूछूंगा तुम लोगों को पता चल गया होगा, है ना? कौन सा पूछूंगा? गाड़ी वाला। हाँ चलो ठीक, लिखो। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता के द्वारा वहां के शासक लुई 16वें को फांसी में चढ़ाकर मूल अधिकार प्राप्त किया गया। यही थी फ्रांसीसी क्रांति, समझ रहे? इसी को कहते हैं, इस समय बहुत खतरनाक हुई थी। फ्रांस की जनता के द्वारा लुई 16वें को फांसी पर चढ़ाकर अपने अधिकारों की प्राप्ति की गई। आगे लिख लेंगे 1791-92 के समय में, अगला पॉइंट, 1791-92 के समय में अमेरिका ने भी अपने संविधान में संशोधन कर बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकार का प्रावधान किया। मूल अधिकार का प्रावधान किया। अब यहां पे हेडिंग डाल लेंगे, थोड़ी सी सब हेडिंग डाल लीजिए। भारत के संबंध में मूल अधिकारों का इतिहास। देखो सवाल दो प्रकार का आता है। एक आएगा मूल अधिकार क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, तब आपकी कहानी होगी शुरू यहां से। परंतु बोलेगा भारत में मूल अधिकार का विकास कैसे हुआ, तो शुरू करेंगे कहां से? 1895 से। ठीक है, दोनों सवाल अलग अलग हैं अपनी अपनी जगह पे। लिखेंगे भारत में मूल अधिकारों का विकास। पॉइंट नंबर पहला, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895, ब्रैकेट में लिख लेंगे उसे स्वराज विधेयक
1895 में भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 1895 ब्रैकेट में लिख लेंगे स्वराज विधेयक। कई बार पेपर में आएगा स्वराज विधेयक कब पारित किया गया, तो कब पारित हुआ वो 1895 में, ठीक है, के माध्यम से तिलक के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1917 से लेकर 19 के दौरान में, 1917 से लेकर 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा नंबर तीसरा 1925 में एनी बेसेंट, ये सवाल में आ चुका है, ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में आया था ये वाला क्वेश्चन। 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से। अगला पॉइंट लिखेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो ये थी मूल अधिकार की कहानी, पीछे की कहानी। ये पता रहना जरूरी है आपको कि कहाँ से शुरुआत हुई है हमारे यहाँ मूल अधिकारों की। पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनेगा काम। चलो, तो ये था मूल अधिकार का इतिहास। अब देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में और उसका अर्थ क्या है। देखो अब सभी जनी को राम राम। मूल अधिकार, संविधान का भाग 3, ये पेपर में आने की संभावना है। मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है? संविधान का भाग 3। अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेके 35 तक। अरे इसके पहले कौन से अनुच्छेद हैं? कहाँ से? 5 से लेके 11 तक। क्या है? अरे क्या है 5 से 11 में? नागरिकता। और नागरिकता कौन से भाग में है? भाग क्रमांक 2 में। इसके पहले 1 से लेके 4 तक भाग 1 संविधान के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो भाग 3 की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें दिया गया है आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार इन्हीं को बोलते हैं मौलिक अधिकार। अलग अलग नाम से मिलेंगे आपको, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो हमने इतनी सारी चीज़ें समझा और मूल अधिकार को समझने के बाद एक बात समझ में आई कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को देते भी हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेते भी हैं। दोनों ही काम कर रहे हैं ना। और ये सब काम करने का कौन दायित्व, किसके पास दायित्व है? सरकार के पास है ये दायित्व। एक ही समय में सरकार मूल अधिकार देती भी है और एक ही समय में सरकार मूल अधिकार लेती भी है। कुल मिला के बात ये है। अब भाई एक आदेश जारी हो जाए और कह देगा कि उन्होंने कहा भैया आज से अभी सब बंद, लोग क्या आपका कोविड का संक्रमण फैल रहा है और कोविड संक्रमण के चक्कर में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद। तो तुम्हारा अधिकार था शिक्षा का, परंतु किसने छीन लिया? उनने छीन लिया। अरे परंतु क्यों छीना? लोक हित में, देश के हित में, कल्याणकार के लिए। अब देखिए, सबसे पहली बात, मूल अधिकार हमारे भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है। मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार हमारे भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है। कहीं पर भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताता है। जैसे एक बार सवाल पूछा गया, परिभाषा जब नहीं दी गई थी, तो जब मूल अधिकारों के हनन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा गया। उन्होंने बोले कि बताइए सर, तो मूल अधिकार क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं बताते, समय समय पे बताएंगे, अभी नहीं। और फिर उन्होंने बोला तो परिभाषा नहीं है तो उसमें क्या करेंगे हम? तो वो तो संविधान सभा का काम था। बोले उन्होंने नहीं डाले तो हमारी क्या गारंटी? आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा, संविधान में संशोधन पढ़ा, उसमें आपने एक बात देखा था कि संविधान में या प्रियम्बल में संशोधन तो कर सकते हैं, परंतु उसका बेसिक स्ट्रक्चर खत्म नहीं होना चाहिए, मूल अधिकार खत्म नहीं, मतलब उसका मूल भावना खत्म नहीं होना चाहिए। अब मूल भावना में ही निहित है मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी जाओ, नहीं 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 अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, हम सोच समझ के बताएंगे। समय समय पे वो मूल अधिकारों की अलग अलग परिभाषा बताता है,
अलग अलग, और अलग अलग समय पे लोगों के मूल अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। तो इसलिए हमारे मूल अधिकारों के बारे में संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, समय समय पे सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बताते रहता है। परंतु इसी के बिहाफ में देखोगे आप तो ब्रिटेन में सीधे सीधे कह दिया गया है कि ये जो आप जानते हैं, कब आया था आपका बिल ऑफ राइट्स, 1689 ईस्वी में जो बिल ऑफ राइट्स इन्होंने जारी किया था, यही इनके लिए क्या है, मूल अधिकार है। इन्होंने परिभाषित कर दिया है कि ब्रिटेन के नागरिकों के मूल अधिकार वही मूल अधिकार होंगे जो बिल ऑफ राइट्स में दिए गए हैं। अमेरिका में कहा गया है सीधे सीधे कि भैया अमेरिका के जो मूल अधिकार होंगे वो मूल अधिकार क्या है, प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होगा उसको ये अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो बिल ऑफ राइट्स में लिखा हुआ है, प्राकृतिक है। और एक शब्द और मिलेगा यहाँ पे, अप्रतिदेय। अप्रतिदेय मतलब इनएलाइनेबल। तात्पर्य ये हुआ कि आप इनको त्याग नहीं सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते। अप्रतिदेय है मतलब आप इनको त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अब इसी को अप्रतिदेय को अभी अमेरिका में ये कर दिया गया है कि यहाँ पे अपना जो अमेरिका का नागरिक होगा वो अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकता है, ये अभी की प्रावधान है। परंतु एक शब्द आपको देखने को मिलेगा जो मिलेगा अप्रतिदेय। अप्रतिदेय का मतलब होता है कि भाई साहब आप उनको त्याग नहीं सकते, अपनी मर्जी से त्याग नहीं सकते, ठीक है। तो ये शब्द बस ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका में मूल अधिकार को कह दिया गया है कि मूल अधिकार नेचुरल अधिकार है, जो व्यक्ति पैदा होगा उसको ये अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वही अधिकार होंगे उसके क्या, मूल अधिकार। परंतु भारत में मूल अधिकार परिभाषित नहीं है। समय समय पे मूल अधिकार आपके बारे में बताया जाएगा, जिसके बारे में पूरा की पूरा उल्लेख दिया है संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, मूल अधिकार की बात हमने सीधा सीधा देखा था कि जो राज्य के कृत्य होंगे या राज्य के कार्य होंगे, इन कार्यों के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त किए गए हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, अगर वो कोई भी ऐसा कानून पास कर देता है जिसके कारण से मूल अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसा हनन ना हो पाए इसलिए कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं। तो किसके विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब होता है यहाँ पे देश, आपका देश ही है। देश के द्वारा किए गए कार्य, मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे वो जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो, तो उसके विरुद्ध आपको मिले हैं क्या, अधिकार। अब सबसे लॉजिकल बात आपको यहाँ पे समझना है, मूल अधिकार दो तरीके से बांटे गए हैं। एक मिले हैं राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध किसको मिले हैं, नागरिकों को। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मिले हैं। कैसे कैसे मिले हैं ये अपन ने पहले भी देखे थे। कौन कौन से अधिकार मिले हैं आपने देखा हुआ था इस समय, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये वो अधिकार हैं जो प्रत्येक नागरिकों को राज्य के विरुद्ध मिले ही मिले हैं। आर्टिकल 15, धर्म और मूलवंश के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, समता का अधिकार है, मतलब उसमें आपका पूरा बराबर किया। 16 में लोक नियोजन है, 19 में सब प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 29, 30 में कहा गया है कि आप धार्मिक और इन सारे माध्यम से क्या कर सकते हैं। नींद आ रही है क्या, नाइट ड्यूटी करके आ रहे हो क्या, तो नहीं आना था ना, तो बढ़िया नींद ले रहे थे तुम, तो क्लास में सोना नहीं बेटा, बता दे रहा हूँ मैं। तो इतने हल्ले में नींद आ जाती तुमको क्या है, बढ़िया लय मिल रही, हाँ हल्ले कर देते थे या वाह 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 वाह। कई बार देखना जनरेटर चलता है टेंट का ना, मेरे को वो जनरेटर के साउंड में बड़ी अच्छी नींद आती थी। वो फट 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 शादी में चल रहा बढ़िया, उनका गाना बज रहा शादी का, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता, बम नींद आ रही है। और एकदम से मान के चलो लाइट गोल हो गई, अरे टेंट वाले कहाँ गए रे, जनरेटर, फिर एकदम से नींद खुलती, होती नहीं होती, देखा ना आपने। मेरे को नींद उसमें बहुत आती थी, बम बढ़िया लय के साथ सो रहा बढ़िया ऐसे। आज तुमको पता कैसे सो रहे थे, कितने व्यक्ति को पता है कि नींद में खर्राटे लेते हैं वो लोग, किसी को नहीं पता चलता होगा खर्राटे लेते हैं। एक आध दिन सब आइट साइड ऐसे सोना, मतलब आप लोग रे, आप अलग लोग, आप लोग अलग अलग। हाँ,
और फिर सो के बताना, सब लोग पता चल जाएगा कि तुम्हारा खर्राटे चलते कि नहीं चलते। मम्मी पापा से पूछ के आना सब लोग। तो नींद में कभी किसी को थोड़ी पता चलता है खर्राटे ले रहा कि कैसे सो रहा था। तुम ट्रेन में जाते हो तो देखना तुमको एक से बढ़ के एक लोग दिखेंगे। अब उसको तो ये लग रहा है ना वो तो सीधे चुप ही सोया है, उसको थोड़ी पता कि वो लपक लिपिक हो रहा है। होता ही नहीं होता, तो नींद में थोड़ी पता चलता। तुम पता कैसे सो रहा है तभी? ऐसे देखो चेहरे में हल्की मुस्कुराहट, तभी तो मेरा नोटिस गया तुम कि तुम कैसे रह रहे हो भाई। बताओ राज्य के विरुद्ध क्या है नागरिकों के अधिकार? बस नींद आ गई थी ना। सोने का अधिकार भी तुम्हारा क्या है? मूल अधिकार है। तुम अगर सो रहे हो और तुमको कोई जबरदस्ती उठाए तो केस कर सकते हो तुम उसके ऊपर। मेरे को सोने नहीं दे रहा है, अब जाके पुलिस स्टेशन मत चले जाना तुम, ठीक? मानसिक प्रताड़ित कर रहा है बोलना मेरे को। तो वो नाइट ड्यूटी करके आया तो उसका अधिकार है सोने का, तो भाई सो लेना चाहिए था तुमको, 1 आध घंटे रेस्ट करके आना चाहिए था। पर आजकल जब नहीं सोना, और लिपक लिपिक वाली नींद तो सोना ही नहीं, ठीक? चलो, लगता है तो ऑफिस में जाके सो जाया करो। जब बहुत ज़्यादा नींद आती है ना तो ऑफिस में जाके सो जाया करो। बढ़िया डायरेक्टर वो लगी हुई है चेयर, उसमें एक सिस्टम है, ऐसे करके खोलोगे तो स्लिप हो जाती है वो, और बम बढ़िया टांग करके पैर टेबल के ऊपर रख के, जहाँ प्रदीप आइए वो लिखा हुआ है उसमें ऐसे पैर ऐसे क्रॉस करके और बम। और जैसे ही क्लास खत्म होगी उठो, अरे रुको ना 2 मिनट अभी सो। चलो देखो यहाँ पे तो मूल अधिकार की हमने बात करा था कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। तो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30। ये सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं? नागरिकों को। परंतु किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। अब यहां समझेंगे कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। अब यहां व्यक्ति का तात्पर्य समझो क्या है। एक व्यक्ति को तो तुमको बताया था मैंने कि पूरे संपूर्ण वर्ल्ड के जो व्यक्ति होंगे वो सब आपके क्या हैं? व्यक्ति हैं। और देश में रहने वाले क्या हैं? नागरिक। ये कॉन्सेप्ट अलग है। अब यहां पे जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति क्या होगा? जैसे मैं कोचिंग चला रहा हूं तो ये कोचिंग क्या हो गई? व्यक्ति हो गई। दुकान, सामान की दुकान है, दुकान क्या हो गई? व्यक्ति हो गई। सार्वजनिक हैंडपंप है, हैंडपंप क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। मिल्स हो गई, मतलब कोई भी आपकी जैसे जहां पे लोग काम कर रहे हैं जा जाके, कोई अगर नौकरी दे रहा है आपको, प्राइवेट नौकरी दे रहा है, वो संस्था हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है, वो ठेकेदार हो सकता है। वे सब क्या है? सबकी सब क्या है? व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी कुछ नागरिकों को क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार है नागरिकों के विरुद्ध। समझ लो क्या है। जैसे मान के चलो आप होटल जाते हैं और होटल जाने पे आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, करते नहीं करते? तो वो अपनी तनख्वाह किससे प्राप्त कर रहा है? उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में उस होटल के मालिक से प्राप्त कर रहा है। तो जो होटल है, होटल वो है क्या? आपका व्यक्ति। अगर आप किसी किराना दुकान में काम कर रहे हैं तो वो किराना दुकान क्या है? आपके लिए व्यक्ति है। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी क्या है? आपके लिए व्यक्ति है। तो कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त किए गए हैं। कैसा? आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। केवल ये 4 ऐसे अधिकार हैं जो हैं तो नागरिकों के ही, परंतु किसके विरुद्ध हैं? व्यक्तियों के विरुद्ध। सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी लॉजिक समझ लो। आर्टिकल 15(2) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या उसके निवास स्थान के आधार पर कुछ जगहों पे जाने से नहीं रोका जाएगा। जैसे मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाएगा। अरे मंदिर में कोई पुजारी या कोई ट्रस्ट संस्था वाले तुमको अगर अंदर आने से रोक रहे हैं तो वो रोकने वाला या वो मंदिर का ट्रस्ट आपके लिए क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। कि ये व्यक्ति मेरे को रोक रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हो? तुम जब भी केस करोगे तो क्या बोलोगे? मेरे को मंदिर के ट्रस्ट वाले लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो वो किसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है? एक व्यक्ति के खिलाफ, नागरिक की कंप्लेंट हो रही है। आया समझ में? तो आर्टिकल 15(2) कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति और इनके आधार पर
प्रत्येक नागरिकों को इन स्थानों पे जाने से नहीं रोका जाएगा। कौन कौन से स्थान? सार्वजनिक तालाब हो गया, हैंडपंप हो गया, दुकानें हो गई, राशन की दुकान हो गई, टॉकीज हो गई, सिनेमा हाउस हो गया, किराना दुकान हो गई, हर प्रकार की चीज़ें। कोई ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट ने बनाई है, बजरंग दल का ग्राउंड हो गया मान चलो, तो किसके माध्यम से चलता है? वो ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, हर व्यक्ति जा सकता है। कोई सरकारी जिम है, जा सकता है वहाँ पे, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके लिए? व्यक्ति हैं। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का खत्म करना, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, कोचिंग में अगर तुम लोग आ रहे हो और मैंने कहा नहीं 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 तुम नहीं आओगे, तुमको हम छुएंगे नहीं, तुमको पानी नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो ये क्या हो रहा है? छुआछूत हो रही है, अस्पृश्यता हो रही है। तो अस्पृश्यता का अंत करने का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल क्रमांक 17 में। और अगर ये काम मैं कर रहा हूं तो मतलब कौन कर रहा है? ये प्रदीप आईएएस एकेडमी ही कर रही है ये काम। तो प्रदीप आईएएस एकेडमी क्या हो गई? व्यक्ति हो गई, और किसी नागरिक के विरुद्ध में उसने ये काम कर दिया है। तो ऐसा हम लोग ना कर सकें, ऐसा कोई व्यक्ति ना कर सके, इसलिए ये अधिकार भी उनको दिए गए हैं। आर्टिकल 23 और 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कोई व्यक्ति, आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी काम में आप किसी छोटे छोटे बच्चों को उपयोग नहीं कर सकते। आप बालाश्रम का प्रतिषेध है, 14 साल से छोटे बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, आज होटल चले जाना, हालांकि यहाँ पे लागू तो नहीं करते ये लोग, ये बिरयानी की दुकान में जाना, होटल में जाना, आप जरा से बेचारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। कायदे से देखा जाए तो वो व्यक्ति के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो लोग। आर्टिकल 23 कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चे को आप काम में रख भी नहीं सकते, पहली बात तो, परंतु रख रहे हैं लोग, 150 रुपये दे के काम करवा लेते हैं। और आर्टिकल 24 कहता है कि आप इन बच्चों को ऐसे कार्यों पे लुप्त नहीं कर सकते जिससे जान जाने का जोखिम होना चाहिए, जान जाने का जोखिम है। जैसे कोई ब्लास्टिंग वाली खदान हो गई, वहाँ पे तुम छोटे छोटे बच्चों से काम करवा रहे हो जिसमें जान जाने का जोखिम है। कोई ऐसा काम करवा रहा है, जेसीबी एसीबी चलवा रहे हो, पहाड़ खुदवा रहे हो, गिर जाएगा तो बेचारा दब जाएगा। तो आप छोटे छोटे बच्चों से ऐसा उनका शोषण नहीं कर सकते कि जिससे उनका जान जाने की संभावना होगी, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा काम उनसे नहीं करवा सकते। तो ये सारे अधिकार दिए गए हैं व्यक्तियों के विरुद्ध नागरिकों को। तो दो चीज़ें समझना है, बाकी के सारे अधिकार तो हैं ही, परंतु दो बातें समझना, ये मेंस के टॉपिक है। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? 5। किसके विरुद्ध है? पूरे देश के विरुद्ध। ये सारे के सारे आर्टिकल बताएंगे कि पूरा की पूरा देश ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो इन अधिकारों का हनन करेगा। और ये अधिकार प्राप्त है व्यक्तियों के विरुद्ध, किनको? नागरिकों को, कि नागरिक मतलब ये व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इन आर्टिकल या इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है।